अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एमएलसी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। इसको एमएलआर भी कहते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट। अब हर्ट के केसेस में, रेप के केसेस में, जहाँ पे भी किसी पर्सन को कोई इंजरीज आती हैं, वहाँ पे ये मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब इसमें ये मैंने आपके सामने इसका स्केच ड्रॉ कर दिया है। इसको कॉलम बाय कॉलम हम इसको देखते हैं, इसमें होता क्या क्या है। बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट में क्या होता है, अब सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग द इंजर्ड पर्सन, कि उसका नाम क्या है, उसकी कास्ट क्या है, वो किसका बेटा है, किसकी बेटी है, ये सारी डिटेल्स होती हैं। फिर उसकी एज कितनी है, उसकी जेंडर क्या है, फिर ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस, सीएनआईसी नंबर, ये सारी जो इंजर्ड पर्सन होता है उसकी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मेंशन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन, कि जो ये इंजर्ड पर्सन है इसके दो आपने शनाख्ती अलामात बतानी होती हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फॉर इंस्टेंस अब मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लैक मोल ऑन द लेफ़्ट चीक, फिर दूसरी लिखी है ब्लैक मोल ऑन द राइट साइड ऑफ नोज़। कोई ना कोई जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये वही पर्सन है जिसका मेडिकल लीगल रिपोर्ट हो गया। इस वजह से उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लिखे जाते हैं। नेक्स्ट फिर आता है कि ये किसके साथ जाके मेडिकल इसका करवाया गया एग्जामिनेशन। अब जो हार्ट के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के केसेस होते हैं, इनमें सब में मोस्टली पुलिस के थ्रू ही मेडिकल करवाया जाता है, अकम्पनीड बाय पुलिस। डेट एंड टाइप ऑफ अराइवल एग्जामिनेशन, यानी किस डेट पे मेडिकल करवाने के लिए आए हो और किस टाइम पे आए हो, ये सारे मेंशन किए जाते हैं। फिर एग्जामिनेशन कितने बजे हुआ है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया इमीडिएटली, यानी वो जैसे ही आया है उसका एग्जामिनेशन करवा दिया गया है। नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट कोर्ट ऑर्डर। अब दो तरह से मेडिकल करवाया जा सकता है, या तो वो पुलिस डॉकेट के थ्रू होगा। आप कोई फॉर इंस्टेंस कोई फ़ाइट हुई है कहीं पे, बंदे इंजर्ड हुए हैं, तो स्ट्रेट वे उनको फिर पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। फिर वहाँ से उनका डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिनको डॉकेट कहते हैं। फिर वो लेके एक पुलिस वाला कांस्टेबल वगैरह वो साथ जाके हॉस्पिटल से मेडिकल करवाता है। या तो ये तरीका है, या फिर अगर पुलिस वाले ना करवा रहे हो तो थ्रू कोर्ट ऑर्डर हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवा सकते हैं कि जी हमारा मेडिकल करवाया जाए, पुलिस वगैरह नहीं करवा रही, सो कोर्ट भी वहाँ पे ऑर्डर कर सकती है। तो इन दोनों की डिटेल साथ लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 26/4/21 इस डेट को डॉकेट बना है और ये रपट नंबर 5 से। सो ये डिटेल्स होती हैं। जो कांस्टेबल ले के गया है मेडिकल करवाने, उसका नाम, नेम एंड नंबर ऑफ पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद सादिक साहब हैं, उनका ये नंबर है। फिर आता है इफ़ एडमिटेड डेट एंड टाइम ऑफ, यानी अगर तो उसको हॉस्पिटल में वो ज़्यादा इंजर्ड था, उसको एडमिट कर लिया गया है, तो उसका डेट एंड टाइम भी लिखना है कि किस टाइम पे उसको एडमिट किया गया और किस टाइम पे उसको डिस्चार्ज किया गया। नेक्स्ट होता है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट सेंड टू पुलिस, यानी किस डेट को फिर ये रिपोर्ट बना के पुलिस को वापस सेंड कर दी गई है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ये वाला पोर्शन होता है, इसमें जो इंजर्ड पर्सन होता है ये एक किस्म का उसका सर्टिफिकेट होता है। अब इसमें लिखा क्या है, मैं हल्फिया बयान करती हूँ कि मैंने इससे पहले अपने बच्चे या बच्ची, उसका खुद का है, उसके भी किसी बेटे या बेटी का जिस्मानी मुलाहिज़ा ना करवाया, इससे पहले मेडिकल नहीं करवाया। मैं इस मुलाहिज़ा करवाने की इजाज़त देती हूँ जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया। मैंने तमाम हक़ाइक़ और कवाइफ दुरुस्त बताए हैं। ये एक किस्म का उसका सर्टिफिकेट होता है। फिर साइन होते हैं उस इंजर्ड पर्सन के, या अगर उसका कोई बेटा बेटी वो है उनका मेडिकल करवाया जा रहा है तो बाप के साइन होंगे, अंगूठा वगैरह उसके होंगे, फिर नाम होगा, आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, पता है,
और अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो उसका अंगूठा भी लगवाया जाता है। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट होता है छोटा सा। ये पहला पार्ट आता है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट या रिपोर्ट में। अब दूसरा पार्ट, इसमें सबसे पहले तो किस हॉस्पिटल से ये मेडिकल इशू किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस ये DHQ है, THQ है। अब यहाँ पे मुल्तान का है, खानेवाल का है, जिस भी ज़िले का है वो मेंशन किया जाता है। फिर बुक नंबर होता है, सीरियल नंबर, और ये हर MLC को एक MLC नंबर दिया जाता है। इसमें जैसे मैंने लिखा है 895/2021, यानी 2021 में इस नंबर पे ये मेडिकल हुआ है, ये इसका मेडिकल नंबर है। नेक्स्ट थिंग, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रीफ हिस्ट्री। अब ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फाइट ऑन जो भी डेट है एट अबाउट 7:30 AM, ये हिस्ट्री कौन बता रहा है? पेशेंट, सॉरी इंजर्ड पर्सन जो भी है, ये वो हिस्ट्री बताता है जो कि एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी जाती है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स, अगर इंजर्ड के कोई क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं उनकी डिटेल्स लिखी जाती है। अगर नहीं प्रोवाइड किए तो नॉट प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइड किए गए हैं तो जो भी शर्ट शलवार अगर वो ब्लड स्टेन्ड है, उन पे खून वगैरह लगा हुआ है, तो वो ये भी साथ ब्लड स्टेन्ड भी लिख देते हैं। नेक्स्ट थिंग, जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन सिम्टम्स। अब यहाँ पे वो कह रहा है फुली कॉन्शियस एंड वेल ओरिएंटेड इन टाइम प्लेस पर्सन, यानी वो ये जो इंजर्ड पर्सन आया है यहाँ पे अपना मेडिकल करवाने के लिए, ये कॉन्शियस में है, बेहोश वगैरह नहीं है, इसको पता है, वो अपनी ब्रीफ हिस्ट्री भी बता रहा है, उसको सारा पता है कि कौन कौन से बंदे थे। सो यानी फुली कॉन्शियस ये मेंशन किया जाता है कि जनरली देखने में वो कैसा है। अगर तो वो कॉन्शियस में नहीं है तो लिखा जाएगा कि नॉट इन कॉन्शियस, बट अगर कॉन्शियस है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है जनरली। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़। ये एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें इंजरीज़ लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने तो 2 ही लिखी हैं, बट अगर किसी को 4 आई हैं, 5 आई हैं, जितनी भी इंजरीज़ आई हैं वो सारी की सारी इस बॉक्स में लिखी जाती हैं। अब जैसे, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़, मार्क द इंजरीज़ ऑन द बॉडी डायग्राम ऑन द बैक ऑफ दिस पेज। अब ये जो MLC का होता है फॉर्म, इसकी बैक साइड पे डायग्राम्स बनी होती हैं। जो भी ये इंजरीज़ हैं उन डायग्राम में भी मेंशन की जाती हैं कि लेफ़्ट हैंड पे या राइट हैंड पे है। वो अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे MLC की तो हमेशा वहाँ पे डायग्राम्स होती हैं। अब इसमें मैंने 2 इंजरीज़ रखी हैं। नंबर 1, इंजरी नंबर 1 इज़ एन अब्रेजन ऑन राइट हैंड कर दें, राइट हैंड, RH-LH, इसका मतलब होता है राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड, RH-LH, या फिर फोरहेड, जहाँ पे भी आया होती है वो इंजरी वो लिखी जाती है। सो इंजरी नंबर 1 इज़ एन अब्रेजन। अब्रेजन मीन रगड़ सी है, राइट हैंड पे भी हो सकती है, लेफ़्ट हैंड पे भी, फोरहेड पे, जहाँ पे भी हुई है वो मेंशन की जाती है। इंजरी नंबर 2, अब यहाँ पे इंजरी नंबर 2 है, इज़ ऑन राइट और लेफ़्ट हैंड। ये RTLT, राइट और लेफ़्ट। हैंड इज़ ऑन हैंड, स्वेलिंग है जी इंजरी नंबर 2 में। अब जब भी स्वेलिंग हुई है, पहली तो एब्रेजन है, इसके अलावा कई समटाइम्स इंजरीज़ होती हैं, लेसरेटेड वूंड, कोई कटा हुआ होता है, कोई फायर आर्म इंजरी होती है, वो सारी मेंशन की जाती हैं। इवन उनके साथ समटाइम्स लिखा जाता है कि 0.5/1.5, वो सारी उनकी बताया जाता है कि कितनी डीप है, कितनी चौड़ी है वो इंजरी, वो सारा कुछ होता है। अब यहाँ पे इंजरी नंबर 2 में मैं कह रहा हूँ राइट हैंड पे स्वेलिंग है। अब इसके बाद ये 2 इंजरीज़ हैं और डॉक्टर साहब क्या करते हैं, फिर इनकी अपनी ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन उन्होंने स्ट्रेट अवे ही कह दिया, इंजरी नंबर 1 इज़ डिक्लेयर्ड एज शज्जा खफीफ़ा अंडर सेक्शन 337A1, क्योंकि ये एब्रेजन है, एक फोरहेड कर देते हैं क्योंकि शज्जा लग गया। यहाँ पे शज्जा होता है फेस से, आपकी फेस पे, स्कल पे जो इंजरीज़ होती हैं वो शज्जा होती हैं। उसके अलावा बॉडी में बाकी जो होती हैं वो गैर जायफ़ा और जायफ़ा होती हैं। सो यहाँ पे मैंने क्योंकि शज्जा खफीफ़ा लिखा है अंडर सेक्शन 337A1,
यहाँ पे डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि सिंपल सी एब्रेजन थी, वो कर सकते थे यहाँ पे। इंजरी नंबर टू इज़ केप्ट KUO। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। ये स्ट्रेट वे डॉक्टर साहब डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि ये जो स्वेलिंग हुई है, अब किसी को आप डंडा मारो तो उसके ऑब्वियसली यहाँ पे अगर स्वेलिंग हो गई है तो फौरी ये नहीं पता लग सकता कि क्या फ्रैक्चर हुई है बोन या नहीं हुई। इसलिए फॉर एक्सरे यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इंजरी नंबर 2 को केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्सरे, यानी इसका एक्सरे करवाओ। हम यहाँ पे अभी स्ट्रेट वे इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये कौन सी इंजरी है। अच्छा, एक्सरे रेफर्ड वो कर रहे हैं, एक्सरे यहाँ पे फर्दर भी वो कर देते हैं रेफर्ड के कहाँ पे से एक्सरे कराना है। एक्सरे रेफर टू रेडियोलॉजिस्ट, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। प्लीज़ ऑल्सो मैंशन द एज ऑफ द फ्रैक्चर। अब ये एज ऑफ द फ्रैक्चर यानी आप निश्तर हॉस्पिटल में इनको रेफ़र किया कि वहाँ से आप एक्सरे करवा के लाओ, प्लस वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन दें, प्लस जो एज ऑफ द फ्रैक्चर है यानी ये फ्रैक्चर कितना पुराना है, 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है, 1 महीना पुराना है, ये भी आपने मेंशन करना है यहाँ पे। इस बॉक्स में जितनी भी इंजरीज़ होती हैं इंजर्ड पर्सन को, वो 1 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हों, वो यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। उसमें अगर तो स्ट्रेट वे ओपिनियन में डॉक्टर मेंशन कर दे कि ये इंजरी है तो बात ख़त्म। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर 3 इंजरीज़ थी, तीनों ही डॉक्टर साहब ने A1, A2, A3 या F1, L1 डिक्लेयर कर दी हैं तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट यहाँ पे एक इंजरी को उन्होंने केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है कि एक्सरे करवाओ, एक्सरे करवा के हम बताएंगे कि इस पे कौन सा ऑफेंस वगैरह लग सकता है, कौन सी ये इंजरी है बेसिकली। उसके बाद नीचे आता है इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड। यस, इसमें इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की गई है कि एक्सरे करवाओ, फोरहेड का, राइट हैंड का, लेफ़्ट हैंड का, जिधर भी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सैंपल सेंट फॉर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन। अब ये रेप के केसेस में मोस्टली होता है, मसलन DNA वगैरह करवाना है, कोई सैंपल्स वगैरह भेजने हैं तो वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, जो भी सैंपल्स भेजने। उसके बाद ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन नोट्स, एक्सरे रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये जो एक इंजरी थी, इंजरी नंबर 2 हमारी, ये भेज दी गई थी, रेफ़र कर दी गई थी एक्सरे के लिए। फिर एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जो एक्सपर्ट की ओपिनियन वहाँ से आई वो मेंशन की जाती है यहाँ पे। अब उसमें ओपिनियन का जो एक नंबर भी होता है, जिस डेट पे भी होता है, वो भी मेंशन समटाइम्स किया होता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट, फ्रैक्चर सीन एंड द एज ऑफ फ्रैक्चर इज़ डैश 2 आवर्स 3 आवर्स। सो यहाँ पे वो ओपिनियन जो आती है वो मेंशन की जाती है। समटाइम्स यहाँ पे डॉक्टर का नेम और हॉस्पिटल का नेम भी लिखा जाता है कि अब निश्तर के किस डॉक्टर ने वो ओपिनियन भेजी है, उसका मेंशन करके जो फाइनल ओपिनियन वो डॉक्टर साहब देते हैं वो इस कॉलम में लिख दी जाती है विद एज, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एज भी कहा था उनको रेफ़र करते वक्त कि एज भी बतानी। वो जो भी एज मेंशन करते हैं 2 आवर्स 3 आवर्स 1 डे 2 डे, वो सारा कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट नेचर ऑफ इंजरीज़, कि ये जौन सी इंजरीज़ थी ऊपर आई हैं, इनकी नेचर क्या है। अब यहाँ पे एक इंजरी को तो उन्होंने कर दिया था 337A1 शज्जा खफीफ़ा, और दूसरी को केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन था। समटाइम्स यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखने की बजाय सिंपल डॉक्टर साहब लिख देते हैं एज़ मैंशनड अबव, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ही अपनी ओपिनियन लिख दी है, मेंशन कर दिया सारा कुछ, तो एज़ इट इज़ इसको रिप्रोड्यूस करने की बजाय एज़ मैंशनड अबव भी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन इफ़ एनी। इसके आगे येस और नो की ऑप्शन होती है। अब ये पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन की, इसका मतलब ये होता है कि क्या ये जो 2 इंजरीज़ हैं ये इंजर्ड पर्सन ने ख़ुद तो अपने आप पे इन्फ्लिक्ट नहीं की, इनमें किसी किस्म की फैब्रिकेशन तो नहीं की। समटाइम्स ऐसे होता है कि ये एक हमारी जो छोटी फिंगर है ये अक्सर ही मेडिकल्स में टूटती है क्योंकि इसको तोड़ना बड़ा आसान होता है। सो यहाँ पे अब जब भी ये उंगली टूटती है तो समटाइम्स पता लग जाता है डॉक्टर्स को कि ये ख़ुद तोड़ी है, किसी वजह से तोड़ी है। सो यहाँ पे
पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन देते हैं वो लाजमी उन्होंने देनी होती है, येस नो। अगर तो येस है तो फिर लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, पर यहाँ पे मैंने नो कर दिया कि नहीं, ये खुद ही नहीं लगाई गई। सो ये ऑप्शन बहुत, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन इफ़ एनी में वो लिख दें पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो सारा ही मेडिकल तबाह हो जाता है, यहाँ पे फारग हो जाता है ये मेडिकल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। अब इसी मेडिकल को चैलेंज भी किया जाता है। हमने इसके बाद जब ये मेडिकल आ जाता है तो हम इसको चैलेंज करते हैं, फिर इस पर बोर्ड वगैरह बनवाते हैं। उसके बाद पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड बनता है, फिर उसके बाद अगर वहाँ से ओपिनियन है उसको भी आप फर्दर चैलेंज करने चाहें तो आप प्रोविंशियल लेवल पे भी इसका बोर्ड बनवा के इस पूरे मेडिकल को चैलेंज कर सकते हैं कि ये गलत बनाया गया है, इसमें पैसे पूसे दिए गए हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट तो ये मेडिकल फारिग हो गया, प्रोसिक्यूशन का केस तबाह हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, इसको फिर मेडिकल को चैलेंज करेगी बोर्ड में। पहले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड बनता है, फिर प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड बनता है। नेक्स्ट अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी लिखा जाता है प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज़, यानी ये इंजरीज़ कितनी पुरानी है। अब मैंने तो विद इन 24 आवर्स लिख दिया, वैसे यहाँ पे विद इन 2 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, जब ये मेडिकल हुआ है उससे कितनी देर पहले ये इंजरीज़ आई, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि काइंड ऑफ वेपन यूज्ड। अब यहाँ पे एक बात मैं और यहाँ पे मेंशन कर, फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पे लिखा आ गया विद इन 24 आवर्स या विद इन 6 आवर्स आ गया, लेकिन जो एफआईआर करवाई थी उसमें जो डेट और टाइम ऑफ अक्रंस थी वो 2 दिन पहले की थी। फॉर इंस्टेंस देखें, डेट ऑफ अक्रंस थी 16/11/2021, मेडिकल हुआ 16 को ही, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबल ड्यूरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है, मेडिकल हो रहा है 16 को और प्रोबेबल ड्यूरेशन आ रहा है 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर ये इंजरीज आई हैं। अगर मेडिकल में यहाँ पे ये टाइम 48 आवर्स आ गया, इसका मतलब जो एफआईआर में डेट एंड टाइम दिए गए हैं वो गलत हैं। हो सकता है ये इंजरी बहुत पुरानी हो, ये इन्होंने बाद में फिर सोच लिया हो कि जी अब फलाने बंदे के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, चलो उनको इम्प्लीकेट कर लेते हैं। ये इंजरी अगर 48 के हिसाब से लगाओ, 16 की बजाय अगर ये 15 को आई थी, वो गिर गया है इंजर्ड पर्सन या जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में आया कि यार अब वो हमारी उनके साथ बड़ी दुश्मनी चल रही है, चलो उनको फंसाते हैं, तो उन्होंने 16 को जाके ये एप्लीकेशन दे के मेडिकल करवा लिया। तो यहाँ से तो यही साबित होगा ना कि ये मेडिकल झूठा है, इतनी पुरानी, हमें ये एक्यूज़ को यहाँ से फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट थिंग, काइंड ऑफ वेपन यूज्ड, पॉइजन सस्पेक्टेड, ये इसमें होता है। अब 3 किस्म के मोस्टली वेपन होंगे, या वो ब्लंट होगा, या शार्प एज्ड होगा, या फायर आर्म होगा। अब ब्लंट यानी डंडा सोटा वगैरह, अब किसी को डंडा यहाँ पे मारो तो उसके स्वेलिंग होगी, यहाँ पे स्वेलिंग है। किसी को डंडा मारा है उसके रगड़ लग गई है यहाँ पे, हो सकता है ना, तो यहाँ पे वेपन कौन सा होगा, ब्लंट। दूसरा शार्प एज वेपन, जैसे कुल्हाड़ी होगी, कोई नाइफ हो गया, जिनसे कट वगैरह आते हैं। क्या शार्प एज वेपन से इस किस्म की इंजरीज आ सकती हैं? नहीं आ सकती, वो तो ब्लंट वेपन से ही आएंगी। तीसरा होता है फायर आर्म, यानी पिस्तौल, गन वगैरह, अब उनसे भी इस किस्म की इंजरीज़ नहीं आती। तो ये इंजरीज़ या ब्लंट वेपन से आएंगी, या शार्प एज वेपन से आएंगी, या फायर आर्म वेपन से आएंगी। प्लस आरटीए, समटाइम्स आरटीए होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कोई इंजरीज़ आई हैं तो वहाँ पे आरटीए लिखा जाता है। सो ये हमने देखना होता है कि जो ये इंजरीज़ आ रही हैं वो किस किस्म के वेपन से आ रही हैं, ब्लंट से, शार्प से, या फायर आर्म से। अगर यहाँ पे लिखा हो कि शार्प एज वेपन से, वेपन जो है वो शार्प एज है, तो सारा एमएलसी गलत हो गया कि इंजरीज़ तो ब्लंट वाली हैं, वहाँ से कैसे शार्प एज वेपन से तो कट ही आएंगे, उनसे कौन सी स्वेलिंग होनी है। अगर किसी को आप हैचेट मारो तेज़ साइड से
तो उसको ये स्वेलिंग तो नहीं होगी, उसके तो कट आएंगे। सो ये वेपन देखना होता है हमने कि वेपन किस किस्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फाइनल ओपिनियन फॉर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इंजरीज टू बी गिवन विद इन 21 डेज। अब इस कॉलम में हमने इंजरी नंबर 2 को भेज दिया था, रेफ़र कर दिया था फॉर एक्सरे रिपोर्ट। एक्सरे रिपोर्ट आ गई, वो यहाँ पे लिख दी गई कि उसमें क्या कहा गया। अब फाइनल ओपिनियन में अगर अब जैसे इन्होंने कर दिया फ्रैक्चर मेंशन हाथ पे, तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि 337 F3 की नेचर बन रही है, ऑफेंस ये बन रहा है, तो वो फाइनली यहाँ पे ओपिनियन दे दी जाएगी कि ये जो इंजरी थी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखी है, इस पे ऑफेंस कौन सा बन रहा है। सो ये मेंशन कर दिया जाता है जो भी बन रहा हो। अब ये जो ओपिनियन देनी होती है विद इन 21 डेज़ देनी होती है। इसकी रीज़न, क्योंकि विद इन 21 डेज़ इस मेडिकल को चैलेंज किया जा सकता है, इस पे कि ये मेडिकल गलत है, इस पे मेडिकल बोर्ड बनवाया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। वहाँ पे टाइम लिमिटेशन है 21 डेज़, उसको विद इन 21 डेज़ आपने उसको चैलेंज करना होता है। सो इसलिए 21 डेज़ लिखा गया है। अब यहाँ पे एक बात मैं और भी कर दूँ कि लिखा तो हुआ है 21 डेज़, बट अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसमें इसको आफ्टर 21 डेज़ भी आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि वो फ्रैक्चर जो होते हैं वो तो काफ़ी अरसे तक 2-3 महीने तक उनका पता लग सकता है कि ये फ्रैक्चर कितना पुराना है। सो लिमिटेशन 21 डेज़ है, बट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वुंड कि वो किस किस्म का है, वो इंजरी की नेचर पे डिपेंड करते हुए आफ्टर 21 डेज़ भी हो सकता है मेडिकल चैलेंज। अब नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि इसकी फ़ीस 200 रुपये है, प्लस डॉक्टर साहब के सिग्नेचर होते हैं जिन डॉक्टर साहब ने ये मेडिकल किया हो। अब यहाँ पे इस बॉक्स में जो कोई भी सैंपल्स वगैरह, ये एमएलसी की कॉपीज़ वगैरह, जो कुछ भी उनको वापस हैंड ओवर किया जाता है कि इसको फर्दर आप फोरेंसिक के लिए भेजो या इस पे फ़लानी रिपोर्ट लो, वो सारी मेंशन की जाती हैं। और जो पुलिस कांस्टेबल होता है या आईओ होता है उसके साइन होते हैं, नाम होता है, थाना वगैरह वो कौन सा है, वो ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है इस बॉक्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल रिपोर्ट। इसको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंजरीज़ को समझना, प्लस ये वेपन कौन सा यूज़ हुआ है, फैब्रिकेशन है या नहीं है, फाइनल ओपिनियन क्या आई है। लेकिन अगर इस पूरे जो भी हमने एमएलसी को देखा है, अगर हम गौर करें तो ये एमएलसी सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इस इंजर्ड पर्सन को, इस पर्सन को ये इंजरीज़ आई हैं। एमएलसी कहीं पे भी ये नहीं बता रहा कि फ़लाने बंदे ने ये इंजरीज़ इसको इन्फ्लिक्ट की हैं इस इंजर्ड पर्सन को। ये बात फ़ौरन दिमाग में आनी चाहिए हमारे कि ये एमएलसी सिर्फ इंजरीज़ बता रहा है कि इस पर्सन को ये इंजरीज़ आई हैं, इनकी नेचर ये है, इसमें वेपन कौन सा यूज़ हुआ है, इसमें फैब्रिकेशन हुई है या नहीं हुई। लेकिन किस पर्सन ने ये इंजरीज़ इन्फ्लिक्ट की हैं ये नहीं बता रहा मेडिकल। इसलिए इस एमएलसी की जो एविडेंशरी वैल्यू है, ये सिर्फ क्रॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि जो वर्जन है कंप्लेनेंट का, इंजर्ड पर्सन का, ये सिर्फ उसको क्रॉबरेट कर रहा है, उसकी तायीद कर रहा है। ये नहीं बता रहा कि जी फ़लाने इसी एक्यूज़ ने ये इंजरीज़ दी हैं। अब तो जहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस हो, वहाँ पे इस एमएलसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस हो, आई विटनेसेस हो, वहाँ पे corroborative ही होता है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमएलसी। आई होप ये आज का लेक्चर आपके लिए हेल्प आउट होगा एमएलसी को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।